सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन सिर्फ एक ही लाइन का है। वैसे आपको पता ही होगा 12वीं के सिलेबस से चला गया। इस बार तुम्हारे 12वीं के जो पेपर होगा ना फेब मार्च के अंदर, उसमें नहीं आएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो हम इसका पूरी कोशिश करेंगे इसका कंक्लूसिव वे नीट के अकॉर्डिंगली हो जाए, ठीक है ना। अभी नीट का सिलेबस तो आया ही नहीं है, हो सकता है उसमें से भी उठ जाए, लेकिन हमने तो पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीमर्स का मतलब ये जो फर्स्ट वर्ड है इसका मतलब हो जाता है आपके पास कई सारे, मतलब मेनी। और जो बाद वाला पार्ट है इसका मतलब हो जाएगा आपके पास पार्ट्स, ठीक है जी। दूसरी बात, मोनोमर यूनिट्स पॉलीमराइज होकर पॉलीमराइजेशन करके ना जिसका फॉर्मेशन कर रही है उसका नाम हमने क्या रख दिया, पॉलीमर। बस खास बात पता है क्या है इसके अंदर, मोनोमर खुद को रिपीट करते हैं, बस बार बार रिपीट करते हैं और सामने क्या बन जाता है आपके पास, पॉलीमर। उसका एग्जांपल इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ढेरों एग्जांपल आएंगे ऐसे। आपने n नंबर ऑफ इथीन लिए और ये पाई बॉन्ड ओपन करके उसको n टाइम्स रिपीट कर दिया, n टाइम्स रिपीट कर दिया, तो उसके आगे एक वर्ड लगा दिया पोली, और जिससे बना वो लिख दिया पॉलीथीन। लास्ट एंड फाइनल, अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करूं तो इनका मोलिकुलर वेट हाई है, बस इतना लिखो, इससे ज्यादा लिखने की नीड नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर देने नहीं जा रहे, हम सब्जेक्टिव पेपर देने नहीं जा रहे, क्लियर ना। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर पॉलीमर का डेफिनेशन दे रखा है, मोनोमर्स इसकी यूनिट बता रखी है जो फंडामेंटल यूनिट है, और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया और मोलिकुलर वेट के बारे में डिस्कशन कर रखा है। चलो जी, नेक्स्ट उसने हमें बताया बायोमोलिक्यूल में और पॉलीमर में एक डिफरेंस क्या है। बायोमोलिक्यूल तो आपने पढ़ा हुआ ही है, बायोमोलिक्यूल के अंदर रिपीटिशन की गारंटी नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर रिपीटिशन की गारंटी नहीं है, रिपीट होएगा कोई भी मोलिक्यूल, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉलीमर के अंदर रिपीटिशन की गारंटी है, इसके अंदर रिपीटिशन होएगा ही होएगा, मोनोमर्स रिपीट करेंगे इस बात की गारंटी है। तो रिपीटिशन ऑफ मोनोमर्स इज इक्वल टू पॉलीमर, लेकिन बायोमोलिक्यूल में रिपीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे आपके पास सेलुलोज है, वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर आप बोल सकते हो, तो वो पॉलीमर भी है और बायोमोलिक्यूल भी है, क्लियर ना। जैसे इनुलिन है, इनुलिन बायो में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हम लोग, क्लियर। वो फ्रक्टोज का पॉलीमर भी है और बायोमोलिक्यूल भी है। चलो अब शुरू होता है जी क्लासिफिकेशन। अब शुरू होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नंबर 1, टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन सोर्स बेसिस है, सोर्स बेसिस पे नेचुरल। अब नेचुरल नाम से पता चल रहा है कि जिसका सोर्स नेचर से हो। अभी नाम लिए थे वो सारे नाम इस पे रख सकते हो, सेलुलोज नाम रख सकते हो, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो सेलुलोज नाम रख सकते हो, क्लियर। ऐसे आपके पास नेचुरल रबर है, ऐसी आपके पास नेचुरल रबर है, पॉली आइसोप्रीन उसको बोलते हो, ढेरों बार बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल, पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी, आर्टिफिशियल, क्लियर है। चाहे तो उसमें पॉली एक्रेलोनाइट्राइल का नाम ले लो, चाहे पीवीसी का नाम ले लो, ठीक है ना, चाहे नायलॉन 2 का नाम ले लो, चाहे नायलॉन 6 का नाम, लंबी लिस्ट है, आगे पूरी टेबल भरी पड़ी है हमारे पास। ये मैनमेड होंगे, इनको बनाया जाएगा, मैनमेड होंगे ये, क्लियर है। ये मैनमेड होंगे, इसको लेबोरेटरी में बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको मेगा लेवल पे तैयार करेंगे। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड है। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में अब सोचो, सेलुलोज में नाइट्रो जोड़ दो तो क्या बन गया है, नाइट्रो सेलुलोज। तो सेलुलोज तो क्या था, नेचुरल, नाइट्रेशन करवाया नाइट्रो सेलुलोज। ऐसी सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज आपके पास क्या था, नेचुरल, और इस पे एसीटेट ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट करवा दिया है तो क्या बन गया, सिंथेटिक, मतलब सेमी सिंथेटिक हो गए। तो
पहला नेचुरल, जिनका सोर्स नेचुरल है, दूसरे सिंथेटिक जिसकी लंबी लिस्ट है हमारे पास, तीसरे सेमी सिंथेटिक। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो मैंने उस लिस्ट में सारा कुछ क्लियर कर दिया आपको। इसी में आपके पास सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज एसीटेट, रेओन बोल रहे हैं, सेलुलोज नाइट्रेट, ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ भाई, ठीक है। अब मेरे पास है सेकंड क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनते रहना, चैप्टर में कुछ दम नहीं है ज्यादा, कोशिश करके इसको नीड के अकॉर्डिंग्स में चेंज कर डालना हमने। चलो जी, अब मेरे पास है लीनियर। लीनियर में मेरे पास जो भी होंगे उनका जो एमपीबीपी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर है वो क्या है, वेल पैक्ड। तो यहां मैंने लिख दिया वेल पैक्ड, वेल पैक्ड। और इस कैटेगरी में आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिससे आप लोग किसको बनाते हो, जैसे आपके आसपास में डस्टबिन पड़ा है, आपके पास में कोई भी पाइप्स दिख रही है, तो वो HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनी हुई है, प्लास्टिक मटेरियल मैक्सिमम। तो इनके एमपीबीपी हाई है, ये वेल पैक्ड है। और बच्चे जो लीनियर होंगे, जो लाइन में एग्जिस्ट करेंगे, जिसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होगी, उनके एमपीबीपी तो वैसे ही बढ़ने थे, चैप्टर कोई भी खोल लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन जैसी ब्रांच बनेगी उनकी पैकिंग वीक हो जाएगी, उनकी पैकिंग आपके पास वीक हो जाएगी। और जैसी पैकिंग वीक होएगी, खट से इनके एमपीबीपी डाउन आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर ना? तो अब लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हो तो देखो, इन दीज पॉलीमर्स द मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर लॉन्ग स्ट्रेट चेन। तो लीनियर सुन के लग रहा था स्ट्रेट चेन ही होंगे। क्लियर? अच्छी बात क्या थी, वेल पैक्ड लिख दिया गया, वेल पैक्ड, ठीक है जी। एमपीबीपी हाई लिख दिया गया, एमपीबीपी हाई, ये नंबर क्लियर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल में HDPE डाल दिया गया है, साथ साथ में PVC डाल दो। तो जो ऊपर का पैराग्राफ था सबको नीचे कंक्लूसिव वे में लिख दिया गया है। चलो, अब है दीज कंटेंट, मतलब ब्रांच की बात हो रही है भाई, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होएगी, सम ब्रांचेज होंगी। इसकी वजह से ये वीक पैक्ड होंगे, इरेगुलरली पैक्ड होंगे, इससे सब कुछ लो चला जाएगा। इसका एमपीबी, बीपीबी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी सब लो हो जाएगा लीनियर के कंपैरिजन में। और इसका एग्जांपल है, जो आप नॉर्मल कुछ शॉप पे जाओ ना, शॉपकीपर आपको जनरल सी पॉलीथीन दे देता है, वो इसमें आती है, जिसको बोलते हो LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। डेंसिटी अपने आप ही घट रही थी बच्चे, ब्रांचिंग हो गई है। अब आपके पास है क्रॉस लिंक्ड, एक बहुत अच्छा इसके अंदर टॉपिक जुड़ेगा, जिसको बोलेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। आपकी जो लाइंस थी ना बच्चे, लीनियर जो आपके पास पॉलीमर्स थे, लीनियर उनके बीच में क्रॉस लिंक बन गया, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हुई है, उनके बीच क्रॉस लिंकिंग। ऐसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये तो मेरे पास कौन है, वल्कनाइज्ड रबर है, आगे टॉपिक आने वाला है। तो मेन मैं आपको बता दूं कि जो लाइन थी ना, लाइन लीनियर में क्रॉस लिंक हो गए। जैसी क्रॉस लिंकिंग हुई, आपने इसको क्या बोल दिया, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने आसपास देखो, स्विच बोर्ड लगे हुए, उनके जो स्विचेज है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है उसके, बैकलाइट। ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है ना, उस स्विच बोर्ड का जो स्विच है वो बैकलाइट का बना हुआ है। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई एमपीबीपी है, हाई हीट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। क्लियर? हीट और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, सभी कुछ हाई है इसका, जो भी होगा। कारण उसके क्रॉस लिंक, तो क्रॉस लिंक पे आगे भर के एग्जांपल है क्रॉस लिंक पे। कुल मिलाकर अब इसके अंदर जाना है आपने, तो सुनो, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द लीनियर पॉलीमर चेन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ 3-dimensional नेटवर्क। ये लो जी, लीनियर प्लस क्रॉस लिंकिंग आर कॉल्ड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्लियर? हार्ड है, हंजी है, सब कुछ हाई है इसका। क्लियर? हार्ड है, रिजिड है, क्लियर ना, हाई एमपीबीपी है। और ये बने किससे, इस पर जब हम एग्जांपल चलेंगे तो अपने आप बात हो जाएगी। अगर फिर भी जानने में इंटरेस्टेड हो, तीसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूं, बेक्लाइट जो है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से मिलकर बना है। तो होएगा क्या, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इधर से नीचे से कोई आकर जुड़ेगा, तो इस टाइप से इनमें क्या बन जाएगी, क्रॉस लिंकिंग। और बोल क्या रहा है, बाई फंक्शनल। तो मेरे भाई इसमें है ना, एक एल्कोहल ग्रुप है, एक फिनोल ग्रुप है, और उनके बीच क्या बन जाएगा, क्रॉस लिंक, मतलब कोवलेंट बॉन्ड। जैसे आपके पास अनब्रेकेबल क्रोकरी होती है, क्लियर, मेलामाइन बोलते हैं उसको, मेलामाइन, लास्ट में जाकर मेलामाइन का एग्जांपल भी आएगा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन, लीनियर मतलब वेल पैक्ड, लीनियर मतलब एमपीबीपी हाई, लीनियर का एग्जांपल HDPE, खत्म। ब्रांच, फ्यू ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन द लाइंस, मतलब ब्रांचेस बनने से इसके अंदर
एमपीबीपी, पैकिंग सब डाउन चले गए। लो डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल है। लीनियर के अंदर क्रॉस लिंक डाल दो, जैसे बेकेलाइट में है, मेलामाइन में है, वल्कनाइज्ड रबर में है, क्रॉस लिंक बन जाएगा। इसके सब हाई हो गए। ये हाई एमपी हार्ड हो गया, रिजिड हो गया, हाई एमपी कुछ सब कुछ हाई चला गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ सब हाई हो गया इसका। क्यों? इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग आ गई है। हाँ, बेकेलाइट तो लीनियर से बहुत अच्छा है। एक बकेट लो, बकेट को दबा दो टूट जाएगी, लेकिन अपना स्विच बोर्ड का जो स्विच है बेकेलाइट से बना हुआ है, जो क्लियर ना, उसको ज्यादा जोर चाहिए तोड़ने के लिए। बेकेलाइट तो एक्सट्रीम पावर वाला, ताकत वाला है और हार्ड है, रिजिड है। बच्चे किसका? लीनियर का। हाँ है ना, मैं तो फिर कह रहा हूं आपको, पानी, गर्म पानी डाल के रखो बकेट में, ऐसा थोड़ी है कि उसमें होल हो गया और गर्म पानी बाहर निकल गया। ये तो कंपैरिजन है ना। नमक के सामने जब तुम, क्या चीज? नहीं, वो तो बच्चे, मैं बोल रहा हूं आप सुनना कम पसंद कर रहे हो ना। एक्चुअल में आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसको मेरी आवाज से तुम सोल्व ही नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा? बेकेलाइट में हाई रेजिस्टेंस आता है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस लिंक के साथ लीनियर की, तो एमपीबीपी दोनों के ज्यादा, लेकिन बेकेलाइट का तो बाय डिफॉल्ट वेरी हाई होएगा ना। आप कंपेयर करना चाहते हो तो पहले क्रॉस लिंक आएंगे, फिर लीनियर आएंगे, फिर लास्ट में ब्रांच जाएंगे। अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको कनेक्ट करो थोड़ा बातों को ना, तो अपने आप ही दिमाग में क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। मैं लीनियर में एग्जांपल डरा रहा हूं बकेट का, लीनियर पॉलीमर में मैं आपके घर में बड़ी बाल्टी का एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं क्रॉस लिंक के अंदर आपको अनब्रेकेबल क्रोकरी का एग्जांपल दे रहा हूं। करो कंपेयर दोनों को, अपने आप समझ आ जाएगी बात। तो अनब्रेकेबल क्रोकरी किसकी है? क्रॉस लिंक की। आपकी गाड़ी का जो टायर है वो क्रॉस लिंक वल्कनाइज्ड रबर है, 200 डिग्री तक घूमता रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। तो कंपेयर करो, अपने आप पता चलेगा। और 200 डिग्री का बाल्टी पे कुछ लगा दो, मेल्ट। तो क्रॉस लिंक कंपेयर करो ऐसे करके, तो इजीली सब। और लाइफ में घुस जाओ, जो पॉलीमर चैप्टर है, आपके सराउंडिंग में सब कुछ ही पॉलीमर चल रहा है। जिसका भी क्वेश्चन था उसको समझ में आई होगी बात। तो क्रॉस लिंक वालों ने एमपीबीपी हाई शो करने ही करने हैं। क्रॉस लिंक वालों ने एमपीबीपी कंपैरेटिवली हाई शो करने ही करने, क्लियर। और यहां लाइन आ गया लीनियर, और यहां आपके पास कौन आ गए? ब्रांच्ड। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफिकेशन था। अब मुझे आगे बढ़ना है जी। थर्ड क्लासिफिकेशन, टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, थोड़ा टिक के मेरे साथ सुन लेना। क्लासिफिकेशन नंबर 3 सॉरी। ठीक है जी, फिर मैं आपको बता दूं 12वीं के सिलेबस से इसको इस साल के लिए, पर्टिकुलर इस साल के लिए मूव करवा दिया है। नीट में इंतजार है क्या आएगा, लेकिन सीख लो, और नीट के मोड में सीख लो। और जो बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन का आंसर बनाया नीट मोड में, बहुत बढ़िया ये वाला। चलो जी, अब तीसरा क्लासिफिकेशन मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन है। कैसे बना मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन? थोड़ा सा टिक के सुनोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। और फिर एक बार फिर वापस फर्स्ट पेज पे जाके डेफिनेशन सीख लेंगे, क्लियर। एक है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमर्स। दूसरे है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, एडिशन में कॉन्टिन्यूअसली चेन ग्रोथ करती चली जाएगी, बस जुड़ते चले जाएंगे। जबकि कंडेंसेशन में एक छोटा मॉलिक्यूल पक्का बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसमें नो एलिमिनेशन है। एडिशनल मतलब एडिशन, सिर्फ जुड़ेगा। मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ लो एक बार, क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप खुद को जोड़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद को अगर जोड़ोगे, एडिशन का मतलब तो एडिशन ही होता है ना, सब कुछ जुड़ जाना। इथीन में हाइड्रोजन जोड़ा, इथेन बन गया, क्लियर। तो एडिशनल मतलब सब कुछ जुड़ना, और कंडेंसेशन मतलब कहीं ना कहीं एक स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना। एडिशनल चेन ग्रोथ कहलाता है और कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ कहलाता है। और मैं एडिशनल की बात करूं, ये किसका करेक्टर है? ये अनसैचुरेटेड का करेक्टर है, क्लियर। इसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर्स पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बाई फंक्शनल, 2 फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर, या ट्राई फंक्शनल मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, वो पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर? इन द कंडेंसेशन। इसके एग्जांपल्स पे जाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ेगा। आना मेरे साथ इधर। मान लो आपके पास इथीन है,
इसको तो देखा होगा आपने ना कभी, पक्का। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे। ज्यादा स्मार्ट मत समझ लेना, इथीन को देखना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको लगे सर ने कहा यार स्मार्ट बच्चे हैं, इथीन नॉर्मल बात है। क्लियर? चलो, ये आपके पास एडिशनल पॉलीमराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद मैंने चेंज किया, यहाँ Cl जोड़ दिया, ठीक है। तो वही सेम हरकत वापस करनी है। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जब पॉलीमर लिखना शुरू करता हूँ सारे पॉलीमर लिख डालता हूँ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा थोड़ी देर बाद ना। लो जी, ये मेरे पास VC है, विनाइल क्लोराइड, ये PVC बन गया। ये फिर A और C के अंदर से C नहीं है, A है, ठीक होगी बात। फिर मेरे पास यहां पर CN जुड़ गया, इसको आप बोलते हो एक्राइल नाइट्राइल। एक्राइल नाइट्राइल। एक बात बताने वाला था मैं आपको, इसलिए आपका काम आसान हो जाएगा। क्या बच्चे इसको आइडेंटिफाई करते? हाँ जी, अलाइल, ठीक है जी। अब अगर मैं अलाइल के सारे हाइड्रोजन उड़ा दूं, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा ACRYL, एक्राइल। बस अलाइल के सारे हाइड्रोजन उड़ा दो, एक्राइल। अब एग्जांपल सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको खुद ही पता चलेगा। CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके आगे बोल देना ACRYL नाइट्राइल, ठीक है। ऐसे तुम्हें और मौका दिया एक सी, वो तो 3 वैलेंसी फ्री है ना, इसका नाम पता है क्या रखा? एक्राइल एल्डिहाइड। इसका तो एक्रोलीन भी बोल देते हो आप, एक्राइल एल्डिहाइड। अगर ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम पता है क्या रख दिया? यस, तो इसका नाम, मेरी बात को शायद समझ गए हो कि हाउ द अलाइल कन्वर्टेड टू एक्राइल, एक्राइलिक एसिड, हाउ द अलाइल चेंज टू एक्राइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, क्लियर? हाउ द अलाइल चेंज टू एक्राइल, हाउ द अलाइल चेंज टू एक्राइल। तो मेरे बच्चे ये वाला कौन हो गया? एक्राइल नाइट्राइल हो गया। अब एक्राइल का मैंने पॉलीमराइजेशन करवाया, तो ये भाई साहब क्या बन गए? PAN, पोली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको ओरलोन भी बोलते हैं हम लोग, पोली एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर? ये एडिशन में और कंडेंसेशन में एडिशनल है, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा। तो पहला बना पॉलीथीन, दूसरा बना PVC, तीसरा बना पोली, सारे एडिशनल 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 थे। अब एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, अगर सारे के सारे if all monomers are same, ordination chemistry में होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक था ना, जैसे if all monomers are same, तो हमने इसका नाम पता है क्या बोल दिया? इसको बोल दिया होमो, क्लियर ना, होमोपोलीमर। आप समझ गए? होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक से सारे बच्चे स्मार्ट हैं। अगर आपके पास मोनोमर, बातें ना रेफरेंस से उठाओ तो ना जिंदगी आसान हो जाएगी, चैप्टर भी आसान हो जाएगा। रेफरेंस से उठाओ। मोनोमर अगर आपके पास डिफरेंट हो जाए तो उसको को-एड, को-एजुकेशन, कोऑपरेटिव, कई लोगों के सहयोग से चले जाओ, उसको बोल दोगे कोपोलीमर। रट्टे नहीं मारने होते, समझना होता है चीजों को, ठीक है जी। अभी तक मैंने एडिशनल एडिशनल एडिशनल, अभी तक सारे एडिशनल मैंने कौन बनाए? सारे एडिशनल मैंने कौन बनाए? सारे एडिशनल होमो, सारे एडिशनल होमो, सारे एडिशनल होमो। अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू रहूंगा। मैंने कहा था ना थोड़ी सी ये बीमारी है मेरे को, मैं लिखना शुरू होता हूँ तो फिर लिखता ही चला जाता हूँ। ये मेरे पास अब 1,3 ब्यूटाडाइन है, क्लियर? इसको मैंने जोड़ दिया किसके साथ? इसको पहचानते होगे आप लोग, ये स्टाइरीन है, ये ब्यूटाडाइन है, ये मेरे पास स्टाइरीन है। इन दोनों को जब एक दूसरे से कनेक्ट किया तो बच्चे कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना आपने, बिल्कुल भी तामझाम नहीं करना। बस 1-4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 और 4 पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ ऐसा सीन बनेगा अगर फ्री रेडिकल के थ्रू चलते हो। और इसके साथ इसको जोड़ दिया तो यहां वैलेंसी फ्री हो गई, तो नाम पता क्या रख दिया? BU। ये ब्यूटा सोडियम की प्रेजेंस में होता है तो Na, और लास्ट में क्या लगा दिया? कैपिटल S। इसको बोल दिया ब्यूनाइस, और जनरली इसको आप SBR भी बोलते हो। और एक बात बताऊं आपको मैं, ये आप चिंगम चबाते रहते हो ना, वो है ये। तो SBR का मतलब समझ में आया? S फॉर स्टाइरीन, B फिर ब्यूटाडाइन, R फॉर रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो आपकी चिंगम SBR है, आपकी चिंगम SBR है। अगर आपको सुनने में आ रहा है तो
क्लियर है? समझ गए मेरी बात को आप लोग? पहले चिंगम 1 रुपए की आती थी, आजकल तो डब्बी आती है 100 रुपए की चिंगम की ना, तो फिर भी बच्चे खाते हैं रबड़ को। क्लियर है? रबर है और ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरीन है। लेकिन एक बात जहां मैं पहुंचना चाहता था, इज इट एडिशनल और कंडेंसेशन? एडिशन। इज इट होमो और को? वेरी गुड, ठीक है ना? इतना आसान काम है ये। और आपके बोर्ड में अगर क्वेश्चन आने तो यही आने थे। 2020 तक के पेपर में पॉलीमर के जो क्वेश्चन है, पिछला सारा चैप्टर खंगाल के देखो, आपको यही दिखेगा सिर्फ कि वो उसने कोई नाम लिख दिया SBR, बताओ भी ये कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, एडिशनल है, कंडेंसेशन है। तो हमारी लड़ाई चल रही थी किनके साथ? हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे बात कर रहे थे। अगर कुछ निकले छोटा मॉलिक्यूल, उसकी बात तो आपने की नहीं, बिल्कुल करेंगे जी आपसे। लो जी, एक पेज इसमें डाल लेता हूं मैं। लो सुनो, लिसन केयरफुली। मैंने क्या किया? हाँ जी, बिल्कुल मेरे को धमका रहा है कहीं, ओ तेरी हिम्मत कैसी? लो भाई, शाम के टाइम तो डर वो लगता है कोई धमका दे तो। हाँ जी, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। यार वो ना मेरी थोड़ी बीमारी क्या है ना, मैं लाइन टू लाइन पढ़ नहीं सकता थोड़ा सा ना, ये मेरी बीमारी है थोड़ी सी, इसमें लिख देता हूँ। कई बच्चे परेशान होते हैं कि सीधा वहीं से पढ़ा दे, लिख क्यों रहा है। जिस बच्चे ने मेरे से कहा था वो डन है, अब इसको नीचे करूं, हल्का सा छोटा कर। वैसे आगे टेबल आ रही है, लेकिन इसके थ्रू ना क्वेश्चंस होंगे आपके ना। मैंने एक पेज जोड़ा था, अब ध्यान से सुनना। अब इसको सारे बच्चे पहचानते होंगे, मुझे आप लोगों पे इतना तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि हेलिक्स का हर एक बच्चा इसको जानता होगा। चैप्टर था बायोमोलिक्यूल ग्लाइसिन, वेरी गुड। और इसको हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी बनाया था, ठीक है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं बच्चे, इसके n मोल्स यूज कर लिए, तो इसमें से वाटर निकलना शुरू करेगा, स्मॉल मोलिक्यूल, तो बस NH2 अपना H देगा, CH2 सेम है, और ये भाई साहब अपना OH देंगे, और n टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, तो NY न्यूयॉर्क, LOL लंदन। क्लियर? 2 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नायलॉन 2। ये छोटा मोलिक्यूल निकला, ये छोटा मोलिक्यूल निकला, तो ASE कंडेंसेशन, ठीक है जी। H और कोपॉलीमर, ठीक है, को ना, बिल्कुल नहीं। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूं, यही तो मैं पूछ रहा हूं। क्लियर? सेम मोलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है पुत्र जी, तो ये होमोपॉलीमर है, को नहीं है, ठीक है। अब को का एग्जांपल भी देख के फिर मैं वापस अपनी बात पे आ जाऊंगा। क्लियर है? नहीं तो मैं सारा पॉलीमर यही लिख डालूंगा। चलो जी, नाउ कंट्रोल उदय, कंट्रोल, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। लो जी, ये मेरे पास CH2 है, होल 6 है, यहां NH2 है, यहां NH2 है। आप में से कुछ बच्चे समझ भी जाएंगे इसको। हेक्सा, स्टार क्वेश्चन ऑफ ऑल एग्जाम्स, हेक्सा मिथाइलिन। कितने अमाइन दिख रहे हैं? 2। क्लियर? अब इसको 4 लिख दिया, यहां 2 एसिड लिख दिए, और शायद आपको याद हो O फॉर ऑक्सैलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटेरिक, और लास्ट A फॉर एडिपिक। क्लियर है? तो ये भाई साहब एडिपिक एसिड है। ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। तो हुआ क्या, इन्होंने तो अमाइड बॉन्ड बनाने में अपना OH, इन भाई साहब ने H देना है, अपना H देना है, इन्होंने OH देना है। क्लियर? अब ये NH कॉपी, CH2 का होल 6 कॉपी, फिर वापस NH कॉपी, ये बन गया जी। अगर प्रोटीन पढ़ रहे होते तो पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? अगर नायलॉन पढ़ रहे हो तो अमाइड बॉन्ड। क्लियर? जगह के अकॉर्डिंगली नाम बदल जाते हैं। लो जी, अब N न्यूयॉर्क, LOL लंदन, 2 6 युद्ध नहीं, 6 है ना बच्चे, 6 कार्बन, तो इट इज नायलॉन 666। ये जो ब्रश करते हो ना सुबह सुबह, उसके ब्रशल्स इसी के बने होते हैं, नायलॉन 666। बोलो जी, जितने कार्बन थे पुत्र जी वो 2 लिख दिए गए। 2 कार्बन कंटेनिंग मोनोमर, हाँ जी बिल्कुल।
क्लियर। सिक्स कार्बन कंटेनिंग मोनोमर्स, तो ये ए है या सी है? सी है। ये होमो है या को है? को है। ठीक है जी। अब शायद पीछे जाने में अब हमें फायदा रहेगा। क्लियर। लो जी, अब हम थोड़ा सिनॉप्सिस को भी देख लें, भाई साहब क्या कह रहे हैं। सारी बातें हमने पढ़ ली इसकी। एडिशन का मतलब क्या, ये समझ में आ गया। इनको हम चेन ग्रोथ बोलते हैं। ये इथीन, पॉलीथीन, 1,3 स्टाइरीन, ये वो सब बोल दिया। को क्या है, कंडेंसेशन को, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। बोलो जी। स्टेप ग्रोथ मतलब स्टेप की ग्रोथ होना विद एलिमिनेशन। स्टेप ग्रोथ सुनते ही मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है सुनने में ना। मैंने कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ बोला हुआ है बस, स्टेप ग्रोथ। बट मीन ऑफ चेन ग्रोथ, कड़ी से कड़ी जुड़ते जाना, चेन ग्रोथ। मुझे लगता है हम सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में, है ना, थोड़ा सा मेरे को लगता है ना, अब हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। लगातार चेन से चेन जुड़ती जा रही है, और चेन जब जुड़ी तो उसमें छोटा मॉलिक्यूल बाहर हो गया, चेन जुड़ी छोटा मॉलिक्यूल बाहर हो गया, चेन जुड़ी छोटा मॉलिक्यूल बाहर हो गया। इसको आपने क्या बोल दिया, स्टेप की ग्रोथ। तो ये कुछ जैसे किसी भी एक टर्म को दूसरी टर्म मोड़ दे दी। मान लो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं एग्जाम में, एडिशनल को क्या बना दिया, चेन ग्रोथ। आप एडिशनल नहीं दिया, कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज द चेन ग्रोथ। तो बेटा एडिशनल चेन ग्रोथ बोथ आर द सिनोनिम्स। एडिशनल एंड चेन ग्रोथ बोथ आर द सिनोनिम्स, एंड कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ बोथ आर द सिनोनिम्स, मतलब सेम है। हाँ जी। नहीं, ये किसने कहा? एलिमिनेशन होगा, वो अल्कोहल का भी हो सकता है, अमोनिया का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा कोई भी। स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा बच्चे, कोई भी हो सकता है। अमोनिया भी, पानी भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हम तो 10-12 जो पढ़ते हैं वहां कॉमन सा पानी ही निकलता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ। अब ये हमारे तो मान लो सिलेबस में 20 पॉलीमर होंगे, मुझे तो लगता नहीं 20-22 से ऊपर होंगे। करोड़ों पॉलीमर है, वहां कुछ भी निकल सकता है। तो हमें तो यूनिवर्सल डेफिनेशन देनी पड़ेगी ना। हाँ जी। तो इसको देखकर देखो, ये आपके पास पॉलीस्टाइरीन है। होमो क्योंकि एक ही से बना हुआ है, को है नहीं, इसको देखकर ही पता चल रहा है एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है। ए और सी में से ये ए है क्योंकि डबल बॉन्ड कंटिन्यू कर रहा है, स्टाइरीन है ये। इसे बेबी फीडिंग बोटल्स बनाते हैं पॉलीस्टाइरीन से। लो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल। लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन आ रहा है, लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन। लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन फोर्थ। पहला क्लासिफिकेशन सोर्स बेसिस पे था, दूसरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बेसिस पे था, तीसरा क्लासिफिकेशन आपके पास मोड ऑफ प्रिपरेशन पे था, पॉलीमेराइजेशन पे था, चौथा क्लासिफिकेशन फोर्सेस के बेसिस पे। ठीक है जी। सबसे पहले हम रखने जा रहे हैं फाइबर्स। सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेज है इसके अंदर, ये स्टार रहा हुआ एग्जाम्स का। जैसे पीछे नहीं था आपके पास लीनियर, उस टाइप का। दूसरे नंबर पे आपको यहां मिलते हैं थर्मोसेटिंग। कुछ बार ना बच्चे इन सबको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि अलग अलग। नहीं, देखो ना, मुझे किसी ने कहा नायलॉन 6 क्या है, मैंने कहा जी फाइबर है। क्लियर। अब पीछे लेकर जाओगे तो उसकी चेन लाइन में चल रही है, तो लाइन के अंदर से भी 10 एग्जांपल फाइबर में डाल दिए उठाकर, लेकिन 4 लोगों ने अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन डाल दिया। अब प्रिपरेशन बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन हुआ तो फाइबर नहीं बन सकता क्या? बन सकता है ना। तो क्लासिफिकेशन को, मतलब क्लासिफिकेशन देने का अपना अपना तरीका है बस। थर्मोसेटिंग में इंटरमीडिएट फोर्स होंगे, और लास्ट में आपके पास होंगे नाम से जो लग रहे ढीले ढाले से, क्लियर, इलास्टिक, इलास्टोमर्स। और इनमें वीकेस्ट टाइप के फोर्स होंगे। और इन तीनों कैटेगरी में जो नहीं आ रहा, जो मोल्ड, ये तीनों को तो मोल्ड कर सकते हो, जो मोल्ड नहीं हो रहा वो आपके पास है थर्मो प्लास्टिक। मेरी गलती, प्लास्टिक लिखना था वहां, ये मेरी ब्लंडर हो गया अभी मेरे से ना, ये मेरे से गलती हो गई। अब क्यों गलती होगी मुझे नहीं पता, तुम मुझे परेशान कर रहे हो लगता है। ये थर्मोप्लास्टिक, ये मेरा ब्लंडर है अभी, सॉरी, ये मेरी गलती है।
ये मेरी गलती, ये मेरी गलती है। क्लियर, मैंने कई बार मान ली मेरी गलती। थर्मोसेटिंग लास्ट में आ रहा है, थर्मोप्लास्टिक लिखना था वहां, ये मेरी गलती थी। ठीक है, सुनो। अब मैंने आपको क्या बताया कि फाइबर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है, थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट है, इलास्टोमर में वीकेस्ट है। तो ये पेपर का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर, कि आपके जितने भी क्लासिफिकेशन है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस बताओ। थर्मोसेटिंग उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे, क्योंकि थर्मोसेटिंग इस कैटेगरी से बाहर ही कर दी है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। लेकिन अब जैसे बेकेलाइट था ना बच्चे, बेकेलाइट इतना स्ट्रॉन्ग है, जो थोड़ी देर पहले मेरे से एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, बेकेलाइट इसके अंदर है, मेलामाइन इसके अंदर है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिससे अनब्रेकेबल क्रोकरी बनती है। क्लियर, ये इसके अंदर है, मेलामाइन, बेकेलाइट, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। ऐसी वल्कनाइज्ड रबर जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले इलास्टोमर। देखेंगे कुछ बात इसमें लिखने लायक है कि नहीं। दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। नाम से पता नहीं चल रहा, इसको रट्टा मारने की कहानी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकेस्ट, 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 ये लिख दिया गया वीकेस्ट। क्लियर, अब आप ये मानो कि जब इस पे आप फोर्स लगाओगे तो अगर ये कोइल्ड फॉर्म में है, क्लियर, अगर ये कोइल्ड फॉर्म में, अगर ये ऐसे कोइल्ड फॉर्म में तो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। और इस स्ट्रेचनिंग को रिट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर थोड़े बहुत फोर्सेज हो सकते हैं जो इसको वापस रिट्रैक्ट करवा देगा। तो इलास्टोमर में एक ही बात हाईलाइट करके जानने की थी कि वीकेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, पीछे वापस आ जाएंगे अगर दिक्कत होगी तो। These weak forces allow the polymer to be stressed. A few cross links are introduced in between the chain which help the polymer to retract. मैंने लिख दिया था इसलिए मैं साइड में कुछ नहीं लिख रहा। To its original position after the force is released. चलो वापस बोल देते हैं। यहां मेरे पास कोई भी एक इलास्टोमर है, इलास्टिसिटी इसकी प्रॉपर्टी है। घर में इलास्टिक देखो बच्चे कैसा होता है, वो बस डाल दो इसके अंदर, उसको सोचो, इसके बारे में लिख दो। इतना ही करना है ना, बोर्ड में तो लिखना नहीं है। तो जो जो नीट में लिखना था वो तो मैं लिख चुका हूं ना। क्या, अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा नीट में कैसे बोलेगा, फोटो देखकर स्ट्रेच ये वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तभी तो सरफेस केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन ही निकाल पाते नीट वाले। पॉलीमर से भी क्या निकालेंगे, एग्जाम्पल इलास्टोमर के अंदर वीक फोर्स है, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। क्लियर, अब इसमें लिखने में इंटरेस्टेड हो, यहां आपने क्या लगा दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, और फोर्स जैसे ही फ्री किया यहां अप्लाई किया, यहां फोर्स को क्या कर दिया आप लोगों ने, फ्री कर दिया। इलास्टोमर आपके पास स्ट्रेच कर जाएगा। और थोड़ी सी बात मुझे बोलनी पड़ेगी, इसमें फ्यू लिंक्स है, जैसे वल्कनाइज्ड रबर में होते हैं ना, हल्के फुल्के रबर में, ऐसा नहीं बोला वल्कनाइज्ड रबर इसका एग्जांपल है, हल्के फुल्के इसके अंदर लिंक्स क्रॉस लिंक हो सकते हैं, उसकी वजह से रिट्रैक्ट करेगा। क्लियर, तो क्रॉस लिंक है, मैंने यहां डाल दिया इसको। ये चेन्स रिट्रैक्ट करेगा, उससे पहले क्या होएगा, स्ट्रेच होएगा। तो यहां अगर ये कोइल्ड फॉर्म में, तो यहां आपके पास क्या हो गई, इसकी स्ट्रेचनिंग हो गई। लेकिन जैसे ही फोर्स फ्री किया वापस वैसे ही हो गया। तो इक्का दुक्का जो क्रॉस लिंक है उसको रिट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। वल्कनाइज्ड रबर इसका एक छोटा मोटा एग्जांपल हो सकता है माइन्यूट फॉर्म में, लेकिन बेकेलाइट इसमें नहीं ला सकते आप। वल्कनाइज्ड रबर आपने थर्मोस्ट वो पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स में, वहां टीचर ने बताया ना इबोनाइट रोड। कभी पूछा इबोनाइट रोड है क्या? इबोनाइट रोड रबर ही है बच्चे, जिसमें सल्फर डला हुआ 20-25%। इबोनाइट तो सुना था ना, मेरे को मेरे बच्चे बोल रहे थे, बैच वाले फर्स्ट वाले बोलते इबोनाइट, हमने सुना है वर्ड EBONITE। तो इबोनाइट है क्या, सोचा है नहीं, सुना है नहीं, सर्च कभी मारा नहीं। तो इबोनाइट एक्चुअल में 20-25% सल्फर वाला रबर है। क्लियर हुई बात आपसे? चलो अब पीछे और यहां आने की नीड आपको लगती नहीं है, फिर सारी बातें मैंने इसमें डाल दी हैं, वापस वही बातें फिर करेगा ये। When tension is applied ये और वो वही पुरानी बातें कर रहा है ना। तो यहां तक पढ़ने की अब मुझे नीड नहीं है, बाकी आप देख लो, आपको लगता है तो एग्जाम्पल डाल सकते हो। ब्यूनाइन, ब्यूनेस, बोलो जी।
ये आगे भी लिख दूंगा मैं वापस। लो जी, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, 3-4 एग्जांपल एक साथ करनी हो तो, जैसे इसका नाम तो सुना होगा आपने, इट इज 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर मैं इसका ये वाला H हटा दूं और यहां मिथाइल लगा दूं, और अगर मैं इसका ये H हटाकर यहां क्लोरो लगा दूं, वैसे 11वीं क्लास के हाइड्रोकार्बन में आ रखा है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। और फर्दर अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाओ तो इन भाई साहब की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, जिसको 1,4 पॉलीमराइजेशन बोलते हो। और इन भाई साहब की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। अब किस लेवल तक हम नेचुरल रबर की सप्लाई कर पाएंगे, तो उसकी जगह पर आर्टिफिशियल रबर बनाया गया। ये नेचुरल है। नेचुरल में भी एक और पंगा बताता हूं अभी। ये नेचुरल रबर है और ये भाई साहब आर्टिफिशियल रबर है। इसको हमने बोला पॉली आइसोप्रीन, और इस क्लोरोप्रीन से बनने वाले को हमने पता क्या बोल दिया, नियोप्रीन। सही सलामत हो भाई, पक्का सही सलामत हो। चलो ये तो कुछ, हाँ, ये डबल यहां लिखना था ना, ये एक बार मैं इसको रब करता हूं, बस वो H हटाना था ना। हमने ये हरकत क्यों की पता नहीं। लो जी, ठीक है। अब तो चलो, आर्टिफिशियल रबर है, ये नेचुरल रबर है। अब एक बात बोलने वाला था, उसको ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड के अराउंड क्या चलता है जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। C डबल C डबल, ओके। दोनों CH2, ये वाला और ये वाला, हाईलाइट कर देता हूं। अगर एक ही साइड में आ जाए तो ये एग्जैक्ट आपके पास कौन है, नेचुरल रबर। सिस फॉर्म इज नेचुरल रबर। और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाकर खड़े हो जाए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है ही इसके अंदर, ठीक है। लो जी, तो ये बन गया आपके पास ट्रांसफॉर्म। इसको ना डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों की फिलिंग करने में। कभी RCT करवाई हो ना, दांत वात में अगर कीड़ा वीड़ा लग गया हो, कैविटी हो गई हो, तो उसमें ना लास्ट में जब फाइनल राउंड आता है ना RCT का, तो उसके अंदर वो इतनी स्टिक्स डालते हैं, छोटी छोटी पतली पतली, वो होती है आपके पास यही ट्रांस पोली आइसोप्रीन। इसको हम बोलते हैं GUTTA PERCHA। अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, क्लियर। GUTTA को गुट्टा और PERCHA को पर्चा भी बोलते हो। अब प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग है, पूरे इंडिया में अलग अलग प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको जो ठीक लगे वो बोलते हैं ना। वैसे मैं बोल रहा हूँ गुट्टा पर्चा, क्लियर है। चलो, तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में मैंने जो डालना था, मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, दोनों के HH हटाए, मिथाइल क्लोरो लगाया, मिथाइल लगाया तो नेचुरल रबर सिस फॉर्म में, और अगर मैंने क्लोरो लगाया तो आर्टिफिशियल रबर, इसमें कोई वैरायटी नहीं। फर्दर सिस बना तो एक्चुअल नेचुरल रबर है। ट्रांस हो गया तो वो आपके पास गट्टा पर्चा, जो यूज होता है डेंटिस्ट्री में दांतों की फिलिंग, कैविटीज को फिल करने में। ठीक है जी। अब मेरे पास फाइबर्स आ रहे हैं। फाइबर्स से रिलेटेड सारी बातें ऑलरेडी वैसे मैं बता तो चुका हूं, लेकिन एक राउंड और मार देते हैं जी हम फाइबर्स पे। ध्यान से सुनना। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पहली बात। और दूसरी बात, एग्जांपल नायलॉन। फाइबर देखोगे तो नायलॉन 6 भी है, 6 भी है, डेक्रोन भी है, और ये सब ये फाइबर के एग्जांपल है। फाइबर के एग्जांपल में आपके पास पीछे जाकर मैं लिख सकता हूं, ये फाइबर हुआ नायलॉन 6, नायलॉन 6 ये सब फाइबर है। पोलिस्टर का नाम सुना होगा, पोलिस्टर। पोलिस्टर को डेक्रोन भी बोलते हैं।
ये सब फाइबर के एग्जाम्पल है और खतरनाक टाइप के फोर्सेज हैं इनके अंदर। और वो फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे डीएनए में होता है वो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, किसी भी टाइप के फोर्स हो सकते हैं। तो फाइबर के बारे में हमने क्या लिखा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अगर आप इंटरेस्टेड थे बॉन्डिंग देखने में तो ये देख लो बॉन्डिंग। ये देखो एक चेन चल रही है, ये दूसरी चेन है, इसका CO इस NH से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया है, ये NH इस CO से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया है, ये फिर इस CO से। ऐसी बॉन्डिंग आपको प्रोटीन्स में भी दिखती है, बीटा प्लेटेड शीट में। इस सेम बॉन्डिंग आपको प्रोटीन्स में भी दिखती है, बीटा प्लेटेड शीट में। ये आपको डीएनए में भी दिखती है जब वो एक राउंड खाता है उसमें, AT और GC में। क्लियर है? चलो, These strong forces also lead to close packing। तो फाइबर जब स्ट्रोंगेस्ट ही बोल दिया बच्चे, स्ट्रोंगेस्ट बोल दिया है, तो पक्का ये अब क्रिस्टलाइन नेचर की तरफ जाएंगे। और सबको पता है नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, फाइबर बनेंगे, इनका नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन, इनके MPBP भी हाई हो जाएंगे। तो यूं मान के चलो ना कि पीछे लीनियर था ना जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें नायलॉन 6 डला और फोर्सेस बेसिस पे उसमें कौन डल गया, नायलॉन डल गया। किसके अंदर? फाइबर के अंदर। एक बार फिर बोलता हूं, स्ट्रक्चर बेसिस पे लीनियर के अंदर नायलॉन डला, डेक्रोन डला, पॉलिस्टर डला, वो सब डल गए। तो इधर आकर फाइबर में भी ये सेम डल गया आकर। थर्मोप्लास्टिक जिसको आप बार बार मोल्ड कर सकते हो, नाम है इसका प्लास्टिसिटी। जिसके अंदर प्लास्टिसिटी है उसको आपने क्या बोल दिया, थर्मोप्लास्टिक। और ये इंटरमीडिएट फोर्स वाला है, तो ये लिख दिया ना उसने, इन बिटवीन द इलास्टो एंड फाइबर। ठीक है जी। और थोड़े से ब्रांच्ड है, लीनियर भी है, इस वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गए। अगर प्योरली लीनियर होते ना तो फाइबर जैसे सबसे ताकत में आ जाते, सबसे दमदार बन जाते। ठीक है जी। और थर्मोप्लास्टिक देखो बोलते चले जाओ, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल, आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड टाइप से हो गए। इसका मैंने बोला था बेबी फीडिंग बोटल्स बनती हैं, पॉलीथीन HDPE से बकेट बनती है। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ एक ही बात इसमें दमदार जाननी थी, क्या इसको आप रिपीटेड फॉर्म में मोल्ड कर सकते हो। तो ये क्या है, मोल्डेड इजीली बाय हीटिंग। तो मान लो आपके पास थर्मोप्लास्टिक है, मैं तो कह रहा हूं प्लास्टिसिटी जिसको समझ में आती है ना उसके लिए थर्मोप्लास्टिक समझना बड़ा आसान है। इंटरमीडिएट फोर्स है, क्लियर, हिट किया और इसको आपने क्या कर रखा है, इजीली मोल्ड कर दिया है और इनफाइनाइट टाइम्स, ढेरों बार। अब ये वाली प्रॉपर्टी जैसे ही थर्मोसेट में पहुंचोगे, अपने नाम से ही एक छोटी सी बात होने गई, अगर आप इनको सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो इसमें आप प्लास्टिसाइजर डाल सकते हो। थोड़ा सा सॉफ्टनेस, जैसे बकेट होती है ना घर में पड़ी, वो उसका जो हैंडल है वो तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो नॉर्मल बकेट है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो उसके अंदर आप डाई मिथाइल PHTHALATE डाइमिथाइल थैलेट डाल दो। ये प्लास्टिसाइजर है, इसका नाम प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर। क्लियर है? और ये सॉफ्टनेस लाने का काम करते हैं। वैसे इसका जिक्र एनसीईआरटी में है नहीं, वैसे भी 12वीं से गायब है, तो नीट के लिए अच्छी लाइन हो सकती है। क्लियर? आउट ऑफ द फोर विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द सॉफ्टनेस किनको, टू द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। आंसर शुड बी प्लास्टिसाइजर, डाई मिथाइल डाइइथाइल थैलेट्स। ये लो जी, ये डबल डॉल्फिन हो गई, क्योंकि आप डबल डॉल्फिन ज्यादा पढ़ते हो, ऐसा मैंने देखा हो। थर्मोसेट मतलब परमानेंट सेट। भाई साहब निकम्मे हो गए, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, बस एक बार जैसे हो गए वैसे हो गए। अगर कोशिश करोगे तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी, इनको आप मोल्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर? ये क्रॉस लिंक्ड है, हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। क्लियर? और एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से इसका मोल्ड होना बंद हो गया। बार बार एक एग्जांपल आ रहा है सॉरी बार बार एक एग्जांपल आ रहा है, बेकेलाइट बेकेलाइट बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। वो क्या है? पीछे चले तो क्रॉस लिंक है, यहां आ जाए तो हमारे पास थर्मोसेटिंग है।
क्लियर। बैकलाइट को मेल्ट कराकर वापस बैकलाइट उस स्ट्रक्चर को वापस गेन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी उसकी, तभी नाम में डाल दिया उसने सेट, थर्मोसेट। बस याद रखना थर्मोसेटिंग का एग्जांपल क्या है, वो पीछे से उठाया हुआ क्रॉस लिंकिंग वालों से, वो था स्ट्रक्चर बेस पे और ये है फोर्सेस बेस पे। ये देखो तुम्हारा बैकलाइट तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारी दीवारों पे लगा हुआ दिख जाएगा। ये नायलॉन, ये देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। नायलॉन 66 कौन था, फाइबर। ब्यूना SN ब्यूटाडाइन ये कौन थे आपके पास, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन आपके पास कौन हो गया था, इलास्टिक, इलास्टोमर। अब इनको क्लासिफाई ABC में कर दो जल्दी से। बताओ अभी सबसे पहले किसको रखूं फोर्सेस बेसिस पे, ए ऐसे आ जाएगा लगातार ना ABC नहीं। इलास्टोमर तो सबसे घटिया होता है ना बच्चे फोर्सेस में। ये पॉलीथीन को प्लास्टिक लिखा उसने ना, कौन सा पॉलीथीन, PVC होता तो ठीक था। ब्यूना N ब्यूना S, ब्यूना तो हमारे पास इलास्टो ही था, हम गलती कर रहे हैं। जब मैंने समझाना शुरू किया था ना तो रबर कैटेगरी में आ रहे थे ना सारी, ये मैंने समझाया तो ये रबर कैटेगरी के थे ना सारे के सारे, इलास्टो ही तो थे सारे के सारे। ये क्लियर है, तो यहां थोड़ा सा सुधार देना इसको। कहां गया भाई, ये में से वापस चिपक गया था ना, तो ये में से बाहर जा रहा हूं, ये में से ना गलती से वापस लग गया। ये लो जी, अब हम गेम शुरू करते हैं। तो दो तीन काम कर सकते हो आप लोग। एक तो सारे के सारे पॉलीमर्स को कॉन्टिन्यूसली सीख लो, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे। और एग्जैक्ट मेरे पास 21 मिनट्स है, तो हम क्या करते हैं पहले पॉलीमर्स को, फिर इनके ना मैकेनिज्म सीख लेंगे, फिर हाफ एन आवर का काम बचेगा। ये लो जी, 16-17 पॉलीमर्स है, इन टेबल्स को कर लेते हैं पहले हम लोग। लो जी, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, थोड़ा फोकस करना, मोस्ट प्रोबेबली क्लास खत्म होते होते ना ये सारे के सारे पॉलीमर आप खत्म कर लोगे। सुनो जी, पॉलीमर में यह मोनोमर है या प्रिपरेशन है या एप्लीकेशन है, काम की बातें हम साइड में लिख देंगे। सुनो, ये है मेरे पास LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये है मेरे पास HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये मेरे पास है स्टाइरीन, जिसको भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, क्लियर। और ये मेरे पास है पॉलीप्रोपाइलिन, जिसमें मिथाइल लगाना है। थोड़ा सा काम कर लूं मैं यहां पर। लो जी, अगर मैं इसी को विदाउट कैटलिस्ट और हाई प्रेशर पे पॉलीमराइज कर रहा हूं, तो ये भाई साहब बनते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। और लो डेंसिटी की प्रॉब्लम पता है क्या है भाई साहब, ब्रांज्ड है। इससे जनरल टाइप की पैकेजिंग का मटेरियल तुम्हारे आसपास जितना पॉलीथीन दिख रहा है वो इसमें वो लो डेंसिटी वाला है। और अगर इसको मैं, तुम्हारा सबसे फेवरेट चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां इसको हो सकता है तुमने देखा हो, इट इज द जीगलर-नट्टा कैटलिस्ट। याद आ रहा है कुछ, क्लियर है? और अभी तक के डिस्कशन में आपको पता है सबसे बड़ा स्टार है ये। अगर कभी नीट ने क्वेश्चन डाला ना तो जीगलर-नट्टा आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, तो ये अब लाइन बना गया, लीनियर। तो उसको आपने पता है क्या बोल दिया है, HDPE। और अगर मैं इस इथीन का H उड़ाकर वहां फिनाइल लगा लूं, या फिर मैं इसी इथीन का H उड़ाकर, क्लियर, इस जगह पर मिथाइल लगा लूं, तो इससे बन जाएगा पोली स्टाइरीन और इससे बन जाएगा पोली प्रोपाइलीन। बस ये H उड़ाना था। तो इसके अंदर के काम की बात क्या थी, ब्रांच्ड है। इसके अंदर जीगलर-नट्टा लीनियर है। इसके अंदर बेबी फीडिंग बोटल्स बनती हैं। आगे कुछ भी काम का नहीं है।
जितना बोर्ड पे मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया, अगर ये तैयार है तो आपकी ये टेबल तैयार है। देखो ना, पहले वाले में 2000 एटीएम प्रेशर, पापड़ बन जाए बंदे का। हाँ, उसको 6 से 7 एटीएम, लेकिन वो किसका काम था? इस जिगलर नड्डा को। और आपको पता है जिगलर नड्डा को इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। और भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला तो इनसे पूछा, भाई साहब ये मैकेनिज्म क्या है? उसने सरेंडर कर दिया, कहते मुझे नहीं पता, बस हो गया काम। तो जिगलर नड्डा कैटलिस्ट इसलिए फेमस है, और कई बार इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कभी सर्च मार के ना गूगल पे जिगलर नड्डा के बारे में, नोबेल प्राइज विनर है भाई साहब। क्यों? क्योंकि सोचो 2000 एटीएम प्रेशर को 600 एटीएम पे लाके रख दिया, तो सोचो ना, रिवॉल्यूशन तो थी ये। और काम की बात मैंने बताई है, जो पेपर का क्वेश्चन है, पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर है, इससे आप बेबी फीडिंग बोटल्स बनाते हो, ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने बोला इसको। और पॉलीथीन सुनते ही आप जनरल पैकेजिंग मटेरियल। चलो जी, अगर ये टेबल समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। बोलो जी, मुझे बताओ कहां है, मुझे बताओ कहां है, बताओ जी। कौन सी लाइन मुझे बताओ, आप कोई लाइन बोलो ना, मैं उस पर बात करूंगा, पक्का बात करूंगा। पैकेजिंग मटेरियल, हाँ हाँ वही कह रहा हूं ना बच्चे, मैंने 100% कॉन्फिडेंस के साथ वही रखा है जो आपके काम का है। बाकी छोड़ दोगे तो 100% कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, गारंटीड। ठीक है ना? जैसे अब सुनो, मान लो कभी ना नेकेड वायर हो, सुनना ध्यान से, बात को सुनना। अगर आपसे जनरल में बात भी आ गई ना, जैसे नेकेड वायर हो, आपको ना कुछ मिल नहीं रहा उसके लिए इंसुलेशन, तो आपको यार पॉलीथीन दे, यार हाथ पे चढ़ा के उसको पकड़ लेते हैं। तो क्या पॉलीथीन कंडक्टर है? तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया पॉलीथीन इज अ कंडक्टर मटेरियल, बोले क्या बात कर रहा है यार, पॉलीथीन तो रोज हम चढ़ा देते हैं नेकेड वायर पे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया ये? इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया और मैं करना चाहता भी नहीं। ठीक है ना? चलो, थोड़ा क्रमिंग से बाहर आना पड़ेगा, तब ना बड़ा मजा आएगा सब्जेक्ट सीखने में। अब मेरे पास इथीन है, ठीक है, अब मेरे पास इथीन है, इसके सारे हाइड्रोजन हमने लूट लिए, और इसकी जगह पर CF2 इसको बोल दिया हमने टेट्रा फ्लोरो इथीन, और इसको पॉलीमराइज करवाया FF। कभी गूगल करना, पता चलेगा। इस नाम से मार्केट में प्रोडक्ट भी आता है, टेफ्लॉन। कंपनी ने ट्रेडमार्क करवा लिया टेफ्लॉन का नाम। और आपके घरों में पैन होंगे ना जिसपे खाना जलता नहीं है, तो उसका इनर लेयर इसी की बनती है, PTFE की, पोली। उड़ाना था ना इसको। तो इरेजर भी नहीं दिख रहा, कहां चूज करना है। बाहर ना क्रैकर्स की साउंड आ रही है, थोड़ा ना मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हें भी आ रही है क्या? मेरे यहां से आ रही होगी। यस सर, मेरी आवाज आ रही है अकेले की। मेरे को ना लगातार कुछ क्रैकर्स की ना बात, लगातार लगता है वो किसान बॉर्डर से हट गए हैं। नहीं तो आज तो मतलब ही नहीं था क्रैकर्स का। तो कोई शादी कर रहा होगा पक्का, बाद में उसको दुख होएगा इस बात का कि मैंने पटाखे गलत बजाए। सुनो भाई, लो जी, ये इथीन का H हटाकर Cl लगा दिया है। ठीक है बच्चे, और ये पहले करवा भी चुके हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं कुछ अंडरलाइन करने वाला था, क्लियर, क्योंकि कुछ दुखी आत्माएं हैं जो अंडरलाइन ही देख रही है सिर्फ ना। सुनो, ये है इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर ये नहीं देखोगे ना, टेफ्लॉन और PTFE, तो पक्का पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। PTFE, और फिर कह रहा हूं बोर्ड से तो हट गया। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, मैं कहूं 2020 तक के पॉलीमर के क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा आपको, क्लियर। PTFE यूज्ड, और उल्टा भी पूछ सकता है, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स आर मेड बाय द, तो आंसर सिर्फ एक वर्ड में आता है PTFE, पॉलीटेट्रा। और ज्यादा स्ट्रक्चर बना ले तो 2 नंबर पक्के मिल गए। ये पाइप्स बनती है, बस इतना इनफ है। जिसको अंडरलाइन किया, मैं गारंटी ले रहा हूं कि इनफ है। और आर्टिफिशियल लेदर, किससे? PVC। लो जी, 6 हमने पॉलीमर पढ़ लिए। 6 पॉलीमर के सिर्फ नाम बोलने वाला कोई वीर आत्मा है?
पहला पॉलीथीन LDP, दूसरा HDP। मैं वीरात्मा थोड़ी हूं, तुम बोलो कोई एक। हाँ हाँ ठीक है, वो आपके पास हो गए। और अभी टोटल मिलाकर LDPE, HDPE, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉली स्टाइरीन एंड PVC, और एक हो गया PTFE। ठीक है जी, 6। बहुत अच्छी बात है, सबके मोनोमर क्लियर होंगे। चलो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया था, देखो आपको लगेगा ये तो पढ़ाई दिया था। मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ी सी ये मैं लिखने लगता हूँ ना, मैं कंट्रोल करता हूँ खुद को, कंट्रोल उदय कंट्रोल, नहीं तो मैं सारे पॉलीमर वही लिख देता हूँ एक साथ ही। जैसे ब्यूना S बताया था ना, चिंगम चबाते रहते हो, रबर खा रहे हो भाई, रबर खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे, ज्यादा खुश मत होना। उसमें कोई ऐसे थोड़ी शान पट्टी है कोई। रबर लोग ना बबलगम खाते हुए अपने आप को समझते हैं हीरो टाइप से। उसको समझा यार, तू रबर खा रहा है यार मूर्ख आदमी। SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है भाई। और क्लासों में चलती है हमारी तो चिंगम, मैं तो चिंगम जेब में डलवा देता हूँ निकाल के ना, मेरे डाल जेब में। क्योंकि कभी भी देखना ध्यान में, क्रिकेट में ना बैट्स में जो बैटिंग कर रहा होगा वो कभी चिंगम नहीं चबाता, कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है उससे। अब ये आपके पास कौन था, ब्यूटाडाइन, ये कौन था आपके पास, स्टाइरीन। दोनोदोनों मिलकर क्या बन गए, ब्यूना S। SBR, और सबसे बढ़िया वाला यूज ये रहा, बबलगम इज ऑल्सो कंटेन SBR। ठीक है जी, बनाना सीखना है। वैसे इसने ना थोड़ी सी यहाँ शायद गलती कर रखी है मेरे ख्याल में। ये तो ठीक बना हुआ है ब्यूना S, तो ये हो गया डन है ये तो। ठीक है, यहाँ चेक कर ले, ये आपके पास ब्यूना N, ये भी मैंने बनाया था पीछे। इसमें से आपके काम की बात ये वाली है, रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेंट ऑयल। बस ये भी काम का नहीं है, मैंने देखा नहीं इसको कहीं, छोड़ दो इसको। उसके बाद नियोप्रीन एंड गट्टा पर्ची, सारे मैंने करवा रखे हैं। बोलो जिसमें कोई दिक्कत है आपको तो पिछले पेज पे ले जाता हूं। ये गलत है शायद, है ना, देखना ये वाला गलत है, कुछ गड़बड़ तो थी। सुबह जब मैं करवा रहा था ना बच्चों को, इसकी जगह हिल गई बेचारी की, इसकी जगह भी हिल गई। यहां आकर यहां मिथाइल होना चाहिए था, यहां तो अब तो ठीक है ना। ये डेंटिस्ट्री में यूज आना इसका अच्छा एप्लीकेशन है। तो अभी तक तो 6 थे, अब 10 हो गए। ब्यूना N, ब्यूना S, नियोप्रीन एंड गट्टा पर्चा। लो जी, अब एक और इंपॉर्टेंट सर आ गए, ये है PMMA। ध्यान से सुनना भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक अक्राइल का स्ट्रक्चर बताया था, अगर आप मेरे साथ थे तो। ठीक है, उस पे मैंने यहाँ OH लगाकर मिथाइल लगा दिया, तो उसका नाम था, आप ही लोगों ने बताया था, मैं तो कुछ बोल रहा ही नहीं, स्मार्ट बच्चे हो। आपने कहा था एक्राइलिक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया था मिथाइल एक्राइलेट। अब एक छोटा सा काम और करूंगा मैं, यहां भी मिथाइल लगा दूंगा, तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, मिथाइल O पे। एस्टर का नाम ऐसे करते हैं ना पुत्र, एस्टर का नाम मिथाइल, और 2 नंबर पे है, 1 और 2, मिथाइल 2 मिथाइल, और कॉमन नेम बोल दिया। वैसे जाना चाहो तो अल्फा बीटा भी कर सकते हो, पूरा के पूरा फंक्शनल ग्रुप इसका पड़ोसी अल्फा, तो अल्फा भी बोल सकते हो, और सब कॉमन लिखना है, मिथाइल अल्फा मिथाइल ACRYLATE अक्राइलेट। इसको एब्रिविएट कर ले, ये M, ये M, ये A, मम्मा। अब जैसे तुम इसको पॉलीमराइज करोगे तो हो जाएगा पापा मम्मा। ये देखो, ये लो, ये डबल बॉन्ड खुल गया बच्चे। काम आसान है, अगर थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है पॉलीमर। तो ये डबल बॉन्ड खुल गया, दोनों तरफ पाई निकल है, ये मिथाइल है, और ये COO OCH3 COOCH3 है। तो इसको आपने क्या बोल दिया, PMMA। पहला वाला था MMA, दूसरा बन गया PMMA, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। मिथाइल पूरा नहीं बोला उसने, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। 2 मिथाइल बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मिथाइल अल्फा मिथाइल एक्राइलेट, इससे अच्छा मिथाइल मेथ एक्राइलेट। और इसका एक और नाम चलता है मार्केट में, पर्सपेक्स, इसी को हम बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास। ये जो आपके पास एयरक्राफ्ट है उसकी विंडोज बनती है इससे, तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि ये काम की बात है। पर्सपेक्स प्लेक्सी ग्लास, ग्लास जैसा दिखता है, होता ग्लास नहीं है, ग्लास तो सिलिका है, बोरोसिलिकेट है वो तो।
तो ये आपके पास मिथाइल, और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बस आपको बनाना आना चाहिए, वहां जाकर गड़बड़ मत कर देना। अब आपके पास जो एक्राइलेट था उसमें इथाइल लगा लो, उसका पॉलीमराइजेशन करवा दो, तो बन जाएगा पॉलीइथाइल एक्राइलेट। तो कोई जबरदस्त नहीं है। और PAN ओरलोन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो एक्स्ट्रा वाले नाम पे टीचर का फोकस जाता है। PMMA पर्सपेक्स, PMMA पर्सपेक्स और प्लेक्सीग्लास, एक्स्ट्रा वाली चीज पे टीचर का दिमाग जाता है। ये हमेशा का रूल बना लो। एयरक्राफ्ट विंडोज, दिमाग जाएगा टीचर का, इस पे कभी दिमाग नहीं जाएगा। और मैंने कभी देखा भी नहीं एग्जाम में इसको। पॉलीइथाइल एक्राइलेट कुछ खास होता नहीं। क्लियर? हाँ, इसके बाद है PN जिसको ओरलोन बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग वाले पे टीचर का दिमाग पक्का जाएगा। एक्रिलेन, ओरलोन फाइबर्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। फिर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मेरे लिए कोई काम की बात इसमें नहीं है। बस ओरलोन नाम, PN नाम, मोनोमर मुझे पता होना चाहिए। पहले 6 थे, फिर 4 आ गए, 3 ही हो गए, टोटल 13 हो गए। लो जी, नायलॉन 6,6 बनवा दिया था शायद हमने ना। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, एडिपिक एसिड, ये सब बनाया। क्लियर? इसमें जो काम की बात है एग्जाम में जनरली पूछी जाती है वो है आपके पास ब्रशल्स फॉर द ब्रशेस। क्लियर है? नायलॉन 6 मैंने सिखाया नहीं था, मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले मैं पहले नायलॉन 6 बनाने सिखा दूंगा आपको। ये आपके पास ना 5 कार्बन है। बच्चे ने पूछा ना 6 का मतलब क्या है? 6 कार्बन होना। मेन फंक्शन ग्रुप का पड़ोसी अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी गामा, उसका पड़ोसी डेल्टा, उसका अगला पड़ोसी एप्सिलॉन। ये हमारी इंग्लिश ही है ABCDE। उस पर तुमने जोड़ दिया NH2, तो ये एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड है। डोमेस्टिक गोट का जूलॉजिकल नेम पता है आपको? बकरी का, गोट का। हाँ यही तो है। समझ गए ना पता? ये उसके मिल्क में मिलता है ये वाला, तो उसके नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? कैप्रोइक एसिड। है ना मजेदार बात? नहीं? हाँ, इसमें क्या मजेदार है? मजेदार ये है कि जूलॉजी लगा दी आपकी केमिस्ट्री के अंदर। कैप्रोइक एसिड, कैप्रा, वैसे डोमेस्टिक होती थी कैप्रा HIRCUS, कैप्रा हिरकस, HIRCUS। कभी सुनाओ? मैंने तो सुना हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको। मेरा मेन मोटो था कैप्रोइक एसिड बताना। अब थोड़ा सा मेरे साथ टिकना करना, मैंने इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी। अब यहां से OH, यहां से NH, तो एक साइड NH, दूसरी साइड CH2 होल 5 और ये CO, और इसको रिपीट कर दो तो 6 कार्बन रिपीट हो रहे। नायलॉन, न्यूयॉर्क, लंदन 6। कंडेंसेशन पॉलीमर है और होमोपॉलीमर है। अब वो आपको इसको बनवाएगा एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? इसको हम लोग पीछे छोड़कर आए थे कभी। BECK, हो सकता है टीचर ने आपको एलिडिक्टोन में करवा भी दिया, कई बार करवा देते हैं। इसको बोलते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। लेकिन उस लेवल पे यहां भी बात नहीं करते, उस लेवल पे यहां भी बात नहीं करते बेकमैन्स रीअरेंजमेंट की। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या है जी? एक साइक्लोहेक्सेनोन, और पॉलीमर में इसको क्यों पढ़ते हैं मेरे को आज तक ही समझ नहीं आया कभी। क्लियर? ये पीएच आपको पता है स्लाइटली एसिडिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, सारे बच्चे ओवर स्मार्ट हैं कम से कम इस मामले में तो। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बन गया? ऑक्साइम। अगर मैं इसको एसिडिक कंडीशन दे दूं तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होकर ये 7 मेंबर्ड रिंग बना लेगा। और शायद आप बच्चों को पता हो, रिंग अमाइड को हम लैक्टम बोलते हैं। रिंग अमाइड को हम लोग लैक्टम बोलते हैं। रिंग अमाइड का जनरल नेम ही है लैक्टम, और रिंग एस्टर का नाम है लैक्टोन। लैक्टोन। तो इसका जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करोगे, पॉलीमराइज करवाओगे, तो ये भाई साहब क्या बना देंगे? नायलॉन 6।
ये साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन एसिडिक पीएच में, ये ऑक्साइम बन गए एसिडिक। इसकी मैकेनिज्म नहीं करवा रहे, बस सीधा ही बोल दिया कि 7 मेंबर रिंग बन गई है जिसको बोलते हो ऑक्साइम। पूरा रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है बच्चे, जिसमें ना 2 डिग्री अमाइड बनते हैं, और ये आपके पास लैक्टम बन गया, मेरी गलती। जैसे इसको हाइड्रोलाइज करोगे ये बोर्ड यहां से ब्रेक होएगा, तो ये वापस ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड बनाएगा, उसी का पॉलीमराइजेशन से नायलॉन 6 बन जाएगा। नायलॉन 2 सुना, नायलॉन 6 सुना, नायलॉन हमने 6 सुना, अब नायलॉन 2-6 अपने दिमाग से ही सोच लो। जैसे नायलॉन 2-6, नायलॉन 2, नायलॉन 6 ऐसे करके पूरा बनाया, नायलॉन 2, नायलॉन 6। तो बताओ कौन कौन इन्वॉल्व होएगा उसके अंदर? ऐसे ना करो यार, बेइज्जती कर रहे हो तुम खुद की। बताओ, ये दोनों बताए हुए हैं आज ही। सिर्फ 2 मिनट की क्लास बाकी है, बस 6-10 बताएंगे और छुट्टी पाएंगे। कहते जी इससे अच्छा तो लीव कर जाते हैं। ये ग्लाइसिन और ये अमाइनो कैप्रोइक एसिड दोनों ने मिलकर क्या बना रखा है? नायलॉन 2, नायलॉन 6। 2 का कॉम्पोजिशन सेम, 6 का, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? नायलॉन 2, नायलॉन 6। और एक खास बात बताएं, टोटल हमारे सिलेबस में 3 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। 3 हमारे सिलेबस में 3 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, उसमें से एक ये भी है। नायलॉन 2, नायलॉन 6 इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। चलो जी, लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन, उसके बाद क्लास बंद। नायलॉन 610, सिबेसियस ग्लैंड सुनिए, ऑयली ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है पहले वाला, और ये भाई साहब सिबेसिक एसिड है। क्लियर है? मेरी CIC क्लियर है? एस से लिखते हैं शायद ना इसको, एस से होती है ना सिबेसियस, है ना? ये मैंने गलती की है, इतनी बायो भी नहीं आती है। इतना पता है कि सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर? तो हमारी स्किन कभी ऑयली हो जाती है ना, तो इसी की वजह से होती है। मुझे ऐसा शायद पता है थोड़ा बहुत, आप लोग तो एक्सपर्ट हो, हमें कहाँ इन्फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास H निकला, ये OH निकला, ये H निकला, ये OH निकला, तो सामने वाली शक्ल तुम देखो कैसे बन गई है। सामने वाली मतलब जो बन रहा है अभी, लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और इसमें अब आपने 610 मिक्स कर रखा है, उसको बोल दिया नायलॉन 610। ठीक है जी, तो लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद हमारी क्लास बंद। इसमें ये जनरली पूछ लेता है कई बार, और 610 में जनरली डिस्कशन करता है पैराशूट्स का। ठीक है जी, तो बस एक टेबल बची है, वो जो भी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेगा वो आपको पढ़ा देगा। क्लियर? टेरिलीन, ग्लिप्टल, और यहां जाकर फिनोल फॉर्मेल्डेन, मेलामाइन, और ये खत्म हो जाएंगे। तो आप भी कोशिश कर लेना, टेबल के थ्रू चैप्टर अच्छा खासा चल सकता है। बस हाफ एन आवर, 40 मिनट, ये चैप्टर खत्म। कौन सी स्लाइड बच्चा? दिखा देते हैं जी, मैं शुरू से लिखता हूँ फिर इसको ना। चलो भी, जिसको लीव करना है कर जाओ, जिसको स्लाइड देखनी है रुके रहो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। कौन सी लगी?
में से ना डबल में दिखवा ली थी। बस अभी आ रहा हूँ। मुश्किल से 60 सेकंड के अंदर सारी हो जाएंगी। बस 60 सेकंड इंतजार करो। इतना तुमने मेरा खून पिया, थोड़ा और पी लो। हाँ जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी। पढ़ लेना भाई इसको ना, यहाँ शायद रिपीट होने लग गया था, मैंने वापस चिपका दी थी ना। ये मैंने करवाया नहीं थी ना। टेबल शुरू होने वाली है, 60 सेकंड लगे नहीं वैसे ना। पुत्र 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड पुत्र जी, 1 सेकंड बस। मैं सारे दिखाऊंगा बच्चे। कुछ ऐसे ना थोड़ी रेफरेंस उठाते रहो ना, चैप्टर आसान हो जाता है फिर। बस ये एंड था शायद ना। विदिशा, ये देखना बच्चे, ये नाम है ना बच्चे का, ये वाली। बस इतने बच्चे पता है क्या हुआ, ये ना सिबेसिक एसिड है। जैसे नायलॉन 6 तो आपने सीखा ही था शायद ना। ये सिबेसिक एसिड है। सिबेसियस ग्लैंड्स वर्ड से बना हुआ है, ऑयली ग्लैंड से, उसमें ये एसिड होता है। तो ये OH इसके और इधर से HH, ये आपके पास है वही हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और ये आपके पास है सिबेसिक एसिड HOH, और ये वाला पॉलीमर आपके पास तैयार हो जाएगा। जैसे 5 नायलॉन है, 2, 6, 6, 610 और 2, 6 नायलॉन, 2 नायलॉन 6, और लास्ट वाला जो है ना, ये बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे पास आना है अभी, है ना, ये वाली बच्चे।